तो क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करेंगे जीके जीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो देखो यार, इन सब प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने इनको ऐसे डिज़ाइन कर रखा है कि आपकी एक क्वेश्चन से लगभग आप 10-15 क्वेश्चन की रिवीजन कर लोगे, जो एसएससी सीजीएल या एसएससी या किसी भी एग्जाम्स में पूछे पूछे गए हैं। देखो, मैं जैसे पढ़ता था, मैंने उसी तरीके से इसको डिज़ाइन कर रखा है। जिस चीज़ ने मेरे को हेल्प करी सिलेक्शन लेने में, मैंने सेम वे में आपके लिए कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के साथ। तो आज का तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? बताओ भाई, किस में है यूनियन एग्जीक्यूटिव? यहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात हुई है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कौन आता है? और आता है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल से लेके कहाँ तक है? यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे 52 से लेके 78 तक आते हैं, ठीक है। और ये हमारे कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? तो तुमने यूनियन वाला पार्ट पढ़ा होगा, ठीक है। यूनियन कहाँ से शुरू होता है हमारा? 52 से लेके 151 में। तो इसी यूनियन में 52 से लेके जो 78 तक का आर्टिकल्स हैं, वो सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हिस्से में आता है? पार्ट नंबर 1 में क्या है? अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 1 में क्या था? यूनियन एंड इट टेरिटरीज। सेकंड में क्या था? सिटीजनशिप। थर्ड पार्ट में क्या था? फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ पार्ट में क्या था? डीपी एसपी। और हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या है? उसमें है हमारा यूनियन। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में आएगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव भी हमारा फिफ्थ पार्ट में आएगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ, पार्ट फिफ्थ, ठीक है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो हमारे किस में है? वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट इन प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हमारा पहले क्या था? वो हमारा फंडामेंटल राइट था। और कौन से आर्टिकल में लिखा होता है इसे? आर्टिकल नंबर 31 में था ये पहले। फिर इसको अमेंडमेंट करके अब किस आर्टिकल में लिखा गया है? अब इसको 300A वाले इसमें लिखा गया है। तो जब ये फंडामेंटल राइट था ना, हमारा प्रॉपर्टी वाला, तो कितने फंडामेंटल राइट थे हमारे पास? 7 थे। अब कितने हैं? अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो कौन से अमेंडमेंट से ये हटाया गया था? ये हटाया गया था हमारा 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। इससे फंडामेंटल राइट, इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट में डाला गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिस्मोग्राफ है इज यूज टू मेजर। जो सिस्मोग्राफ है उसका उपयोग किसके लिए करा जाता है? बताओ। सिस्मोग्राफी पढ़ा होगा आपने। सिस्मोग्राफी किस चीज से रिलेटेड है? सिस्मोग्राफिक वेव्स को रिकॉर्ड करती है। चलो पहले ये बता देता हूँ। तो सिस्मोग्राफी जो हमारा रिलेटेड है वो हमारा है अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थक्वेक से और भी चीजें हैं जो रिलेटेड है, जैसे रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से रिलेटेड। एक और है, वो किससे? वो है हमारा मर्कैली। मर्कैली स्केल ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? ये भी हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो सिस्मोग्राफ क्या कहता है? ये वेव्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। रिक्टर स्केल क्या करता है? ये अर्थक्वेक का क्या करता है? रिकॉर्ड करता है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और मर्काली स्केल क्या रिकॉर्ड करती है? उसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो ये तीनों जो वर्ड हैं, ये तीनों चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल और मर्कैरी स्केल जो है हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड इन्फ्लुएंस ऑन द बहामी एंड विजयनगर किंगडम्स। मतलब दिल्ली सल्तनत की इनमें से किस चीज का प्रभाव जो था वो विजयनगर में था, या विजयनगर ने उस चीज को अडॉप्ट कर रखा था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि विजयनगर एम्पायर है,
उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ मुझे। बताओ कि विजयनगर एम्पायर किसने कब बना। चलो थोड़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो विजयनगर एम्पायर है, इसकी वो किसने करी भाई, किसने फाउंड करा इसको, कौन सी डायनेस्टी ने फाउंड करा इसको, फाउंड करा किसने, संगम डायनेस्टी ने। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एसएससी एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, संगम डायनेस्टी ने से बना। संगम डायनेस्टी में कौन था, क्या नाम था उनका, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का राय फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने से करा कब, 1336 में। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी, हम्पी। ये पहले उसका नाम विजयनगर ही था, अब उसका नाम हम्पी है। ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि हम्पी कौन सी नदी के किनारे है। हम्पी जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो है हमारा तुंग भद्रा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मोटे मोटे विजयनगर एम्पायर से, वो मैंने आपको बता दिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो और अब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। विजयनगर एम्पायर से सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई राजा है जिसको बहुत ग्रेटेस्ट रूलर माना गया, वो कौन थे, वो थे हमारे कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय जो थे वो इंपॉर्टेंट रूलर बताए गए हैं। और ये कौन सी डायनेस्टी में थे, ये हमारी तुलुवा डायनेस्टी के थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में कितनी डायनेस्टी रही हैं, विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टी रही हैं। कौन सी, पहली संगम, सलुवा, थुल्लवा और अरवेडू। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे वो तुल्लवा डायनेस्टी के थे, फेमस थे। इन्होंने एक टेम्पल का निर्माण किया था, कौन सा टेम्पल था बताओ, किसी को पता है तो। देखो साथ साथ में बताते रहा करो, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, याद आ जाएगी तुझे, तुम्हें चीजें मैं तो बता ही दूंगा। किस टेम्पल का, विरूपाक्षा। ठीक है, देखो अब इससे तुम्हें हेल्प क्या हुई, अब मैंने विजयनगर एम्पायर लिखा, तुमने इतनी सारी चीजें देख ली, मैं अगली बार फिर इससे क्वेश्चन आएगा, फिर इसको रिवाइज करेंगे, एक टाइम का तुम्हारे दिमाग में ही बस जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें ये विजयनगर एम्पायर है। अब इन्होंने एक चीज थी जो किससे ली थी, जो दिल्ली सल्तनत से ली थी। अब बताओ कौन सी चीज थी वो, दिल्ली सल्तनत से इन्होंने क्या चीज ली, बोली इक्ताधारी सिस्टम। जो इक्ताधारी सिस्टम था ना, जो इक्ताधारी सिस्टम था वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इक्ता। अब मुझे ये बताओ, जो इक्ताधारी सिस्टम था ये दिल्ली सल्तनत के कौन से राजा ने करा था, बताओ, लगाओ गैस, नाम बताओ। तो ये सब तुम्हें पता ही होगा, दिल्ली सल्तनत पड़ी है तो कौन इक्ताधारी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश था उसने इक्ताधारी सिस्टम शुरू करा था। ठीक है, ये लगाया किसने, इल्तुतमिश ने लगाया। ठीक है, और हटाया किसने था ये बताओ, इसको हटाया भी था किसने, इक्ताधारी इल्तुतमिश ने लगाया, हटाया किसने था, इसे हटाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉइंट मिला हमें, एक तो जो विजयनगर एम्पायर था, किंगडम था, उसने क्या था, इक्तदारी को अडॉप्ट करा हुआ था उसी चीज को, वो इन्फ्लुएंस था वहां पे। इल्तुतमिश ने इक्तदारी लगाया था, बंद करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पढ़े, विजयनगर एम्पायर कब बना था, कौन सी डायनेस्टी वहां रूल कर रही हैं, ये सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, अभी नेक्स्ट कभी क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, वो है हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बताओ, अब बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताना है। बताओ भी, बैटल ऑफ बक्सर का नेतृत्व किसने किया था, बताओ। बैटल ऑफ बक्सर हुई कब, पहले इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, 1700, बताओ, 1764 में हुई। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर हुई किसके बीच में थी, आर्मी का कौन सा लीडर था, इंग्लिश आर्मी का, वो था हमारा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो थे जो ब्रिटिश इंग्लिश आर्मी के लीड कर रहे थे। और हुई किसके साथ थी, ये हुई थी किसके साथ बताओ, मीर कासिम। उनके साथ कौन कौन था, शुजा उद दौला ये थे, और शाह आलम
सेकंड, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर हुई कब? 1764 में। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से थे, मीर कासिम के साथ हुई वर्सेस मीर कासिम थी। मीर कासिम के साथ ये शाहदुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम इसमें हार गया था, ठीक है। और इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम से क्या हुआ था? इससे परिणाम से ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी हुई थी? इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है द सेकंड 5 ईयर प्लान, जो 1956 से 61 में था, हैड अ मेजर गोल ऑफ अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स। उनका जो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मेन टारगेट क्या था, ठीक है। ये पूछा गया है। तो ये मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि जो 5 ईयर प्लान है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं और आपको इसमें ढील नहीं बरतनी है, ठीक है। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो चलो उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताओ कि सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस था, ये किसने बनाया था? जो जो हमारे पीसी महाल नोबिस थे, ये उन पे बेस था, ठीक है। पीसी महाल नोबिस ने बनाया था सेकंड 5 ईयर प्लान, उनके इस पे बेस था ये प्रिंसिपल पे, ठीक है। अब जो ये पीसी महाल नोबिस है, ये क्या है? ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक है। ये क्या है? ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट हो जाएंगे कि पीसी महालनोबिस ने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया और ये किसके थे? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और इस सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मेजर गोल था वो क्या था? वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान का गोल था। इसका टारगेट था कि ये 4.5% अचीव करना, पर ये अचीव कितना कर पाया था? 4.27%, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। अब थोड़ा बहुत हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं, अब हम पढ़ ही रहे हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया था? वो 1951 से 56 के बीच में आया, 51 से आया था, ठीक है। इसमें क्या, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ये हमारा कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ये हमारा हैरेड डोमर मॉडल, ठीक है। इन चीज़ों को ऐसे याद रख लेना। मैंने कैसे याद रखी थी कि जब फर्स्ट चीज़, कभी कभी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर जाती है, वो क्या होती है? वो हार्ड लगती है। तो इस चीज़ को ऐसे याद रख लेना कि फर्स्ट टाइम चीज़ें हार्ड लगती हैं। तो हैराडोमर मॉडल था फर्स्ट का। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था? पीसी महालनोबिस। तो बोलता है कि जब आदमी दूसरी बार जाता है तो उसको ये होता है कि यार इस बार मैं जो काम करूंगा वो ऐसा करूंगा कि मैं महान बन जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने वो सेकंड चीज महान लोबिस से याद कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट हैराडोमर की होगी, ठीक है। इस जो ये वाला फर्स्ट वाला ये था ना, इसमें ये था कि प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट करनी थी, एग्रीकल्चर, फिश, मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, इन सब की थी, ठीक है। और इसी वाले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आईआईटी बनाई गई थी। कितनी? 5 आईआईटी बनाई गई थी, ठीक है। और इसका जो टारगेट रखा गया था वो 2.1% रखा गया था और अचीव कितना हो गया? 3.6% अचीव करा गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब तुम ये बताओ कि ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, ये सबसे पहले कहाँ आया था? ये सबसे पहले आया था सोवियत यूनियन में। ये सोवियत यूनियन में आया था 1928 में। और कौन लेके आया था इसे लेके आए थे जोसेफ स्टालिन, ठीक है। स्टालिन लेके आया था, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए अभी जो आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में? सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 61 में। मेजर गोल क्या था इसका? कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री। पीसी महालनोबिस पे था। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इसका टारगेट था, कितना टारगेट था भाई इसका? 4.5 का था, अचीवेबल था 4.27। फर्स्ट पढ़ा हमने वो हैरेड डोमर मॉडल पे था, 5 आईआईटी बनी थी वहां पे, 2.1%
उसका टारगेट था 3.6 अचीव करा। और इसका क्या था कि प्राइमरी सेक्टर को हम डेवलप करेंगे। और सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स कहाँ लगाए गए थे, वो सोवियत यूनियन में लगाए गए थे, जोसेफ स्टालिन ने लगाए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ। प्रोपीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है हमारा C3H6। अब प्रोपीन हमने कल भी पढ़ा था, कहीं किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एलपीजी के जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्यूटेन था और दूसरा क्या था, प्रोपीन। ठीक है, तो ये वो वाला प्रोपीन है। क्या है फॉर्मूला इसका, C3H6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा चंगेरी डांस है वो कहाँ का है। जो चंगेरी डांस है इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, बताओ भाई कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। जो हमारा चंगेरी डांस है वो कौन सी ट्राइब करती है, वो चांग ट्राइब करती है। कौन सी ट्राइब करती है, चांग ट्राइब। तो चांग ट्राइब कहाँ की है, नागालैंड की है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। एमपी का एक डांस देख लेते हैं। कोई एमपी का डांस फेमस है मटकी, ये डांस बहुत बार पूछा गया है, मटकी। और इसका एक और डांस है गोरमेरिया। ठीक है, मटकी आपको भूलना नहीं है, मटकी मध्य प्रदेश का डांस है। ठीक है, झारखंड का छाऊ है, एक तो छाऊ है और एक क्या है, संथोली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, वो मतलब एसएससी के एग्जाम्स में आ रखे हैं। जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो एसएससी के एग्जाम्स में आई हुई चीजें ही बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिकल एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर गलत है। अब बताओ कि पंडित रविशंकर क्या सितार के वादक हैं। जी बिल्कुल है, हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब बचे ये दो, सरोद और वायलिन के बचे। हमने ये सरोद के हमने बहुत सारे पढ़े थे, क्या उनमें से पंडित रामनारायण जी का नाम था, बताओ भाई, था कि नहीं था, बताओ। तो इसमें जो गलत है वो है पंडित रामनारायण सरोद। सरोद के ये सरोद नहीं बजाते हैं पंडित रामनारायण, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा कि गलत है। पंडित रामनारायण जी क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं सारंगी। पंडित रामनारायण जी जो फेमस हैं वो सारंगी के लिए फेमस है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। पंडित रामनारायण जी हैं जो फेमस हैं वो सारंगी के लिए फेमस है। ठीक है, और एक और प्लेयर है जो सारंगी बजाते हैं, वो आपको याद रखना है, उनका नाम है शाकूर खान। ठीक है, शाकूर खान जो है वो भी सारंगी के लिए फेमस है। ठीक है, हमने फ्लूट के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हरिप्रसाद चौरसिया जी तो पढ़े ही थे। एक और पढ़ लेते हैं, पन्नाला घोष। पन्नाला घोष भी जो है वो फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, एक चीज हमें यहाँ से सीखनी है कि एन राजन ये किससे रिलेटेड है, वायलिन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी यहाँ से पॉइंट मिल गया हमें। तो पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित रामनारायण जी क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। शाकूर खान भी क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। एन राजम वायलिन बजाते हैं। फ्लूट में हरिप्रसाद चौरसिया जी थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, आज हमने ऐड करा उसमें पन्नाला घोष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, बताओ भाई कौन सा आर्टिकल है। बाई कैमरल पार्लियामेंट होती क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से, ये बाई कैमरल जो वाला जो शब्द है ये हमने उठाया कहाँ से, ब्रिटिश से। ब्रिटिश वाले उसमें ये था, ये बाई कैमरल। ठीक है, बाई कैमरल का मतलब क्या होता है कि मतलब दो सदन होते हैं, जैसे हमारे में कितने हैं, दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी को बाई कैमरल बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ था।
ठीक है, तब ये सबसे पहले बाइकैमरल का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है। उसी 79 में किस चीज़ की डेफिनेशन दी गई है? पार्लियामेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो उसी पार्लियामेंट में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, उसमें लोकसभा होगी और उसमें राज्यसभा होगी। तो इसी आर्टिकल में ये बताया गया है कि दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 79 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो 80 आर्टिकल है वो राज्यसभा से रिलेटेड है और 81 जो है वो लोकसभा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 79। और ये वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 49 ये क्या है? ये डीपीएसपी है। और किस चीज़ की डीपीएसपी है? ये है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, ये आपको ये भी याद रख लेना है। ठीक है, तो इसका भाई कैमर का सही आंसर हो गया 79। 79 में पार्लियामेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और उसी डेफिनेशन के तो हमें पता चलता है कि बाइकैमरल पार्लियामेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज व्हाट? बोलता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पार्ट 3 में क्यों नहीं डाली गई हैं? पार्ट 3 क्या है इनमें से? तो पहले आपको पता होना चाहिए पार्ट 3 है क्या। पार्ट 3 में हमारा क्या लिखा गया है? पार्ट 3 में हमारा जो आर्टिकल है वो 12 से 35 है। वो कौन से आर्टिकल हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्हें और क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारे जस्टिसिएबल होते हैं। फंडामेंटल राइट होते हैं जो जस्टिसिएबल होते हैं। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम सीधे डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 32। पर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी के केस में ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में वो है कि वो चीजें जस्टिसिएबल नहीं, न्याय संगत, वो फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, पर फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये हमारे अधिकार हैं एक तरह से। ठीक है, इनका हनन होने पे ये जस्टिसिएबल है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, इसलिए इनको पार्ट नंबर 3 में नहीं ऐड करा गया, क्योंकि पार्ट नंबर जो 3 है हमारा वो क्या है? वो जस्टिसिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बैलडीला रेंज है जो छत्तीसगढ़ की, वो किस चीज के लिए फेमस है? अब बताओ कौन से मिनरल्स के लिए वो फेमस है? जो बैलडीलिया है वो हमारी फेमस है किसके लिए? आयरन ओर के लिए फेमस है भाई। किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो इंडिया में जो कॉपर है, इसका इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ प्रोड्यूस होता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? बताओ कौन है? इसका है ओडिशा। कौन है इसका? ओडिशा है। एक और बताओ मुझे कि जिंक और लेड का इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? जिंक और लेड का इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान। ठीक है, थोड़ा बहुत मिनरल्स का भी आप आइडिया रखो कि कहाँ क्या है, मोटा मोटा पढ़ते रहा करो। जैसे मैंने आपको आइडिया दी कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में है। कॉपर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जिंक और लेड राजस्थान में है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे, हम और इसके बारे में पढ़ते चले जाएंगे तो और आइडिया होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही? तारीख फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? बताओ भाई कौन है भाई तारीख फिरोज शाही के लेखक? इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरानी जो है वो इसके लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड ह्यून त्सांग अ चाइनीज ट्रैवलर कम टू इंडिया? मतलब इनमें से किसके राज में ये जो चाइनीज ट्रैवलर था ह्यून त्सांग ये इंडिया आया था? बताओ। ये आया था, ये उस राजा के टाइम में आया था
चलो मैं तो आपको हिंट देता हूँ, पहेली देता हूँ, बुझाना, आंसर लगाना। ये उस राजा में आया था जो कुछ डायनेस्टी से संबंध रखता है, वो हमारी पुष्पभूति डायनेस्टी। ये इस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम भी चलो बता देता हूँ। जो कोर्ट पोइट थे इनके वो थे बाण भट्ट। अब तो पहुंच गए होगे आंसर तक। इनके कोर्ट पोइम थे बाण भट्ट। ये पुष्पभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बाण भट्ट ने किताब लिखी थी, वो उन्हीं के नाम पे है। उसका नाम है हर्ष चरित्र। अब तो गैस लगा ही लिया, वो हर्षवर्धन जी थे, जिनके राज में हियन त्सांग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया आया था, ठीक है। तो इनके ये देखो क्वेश्चन आ रखा है कि इनका कोट पॉइंट कौन था, बाण भट्ट। कौन सी किताब लिखी, हर्षचरित्र। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी। इनके राज में कौन सा ट्रैवलर आया था, चाइनीज ट्रैवलर आया था, ह्यून त्सांग। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सोहन सिंह बखाना एंड हरदयाल बार प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सोहन सिंह बखाना और हरदयाल जी ने कौन से संगठन से जुड़े थे, ये उस संगठन से जुड़े थे जिसका जो उन्होंने 1913 में बनाया था। कहाँ, यूएसए में बनाया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारा गदर पार्टी, ठीक है। ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। कौन है भाई, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ज्योतिबाई फुले किससे थी, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज से रिलेटेड है, ठीक है। कल ही पढ़ा था हमने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन जो है वो फंक्शन नहीं है मनी का। सबसे पहले पूछा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आप इनसे चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पैसे से तो खरीदी और बेची जा सकती हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो मनी का फंक्शन है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है कि मेजर ऑफ वैल्यू देख लेते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है किसी का आंकलन करना, मतलब किसी की वैल्यू सेट कर सकते हैं पैसे से, ठीक है। कोई चीज एक वैल्यू सेट करी जाती है पैसे से, ये भी है, ये भी इसी का ही है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, क्या ये फंक्शन ऑफ मनी है, ये भी फंक्शन ऑफ मनी है। मतलब इसका मतलब होता है कि आपने आज जैसे आज लोन लिए, तो आप क्या इसको फ्यूचर में रीपे कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। ये भी फंक्शन ऑफ मनी है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, आस्थगित भुगतान का मानक, ठीक है। और एक और होता है, वो होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी फंक्शन ऑफ मनी है। चार होते हैं फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। कि सेव, आप पैसे को आज सेव कर सकते हो और उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो, ये भी फंक्शन का मनी का एक फंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम इन स्टोरेज ये नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा जो फंक्शन ऑफ मनी में नहीं आता। फंक्शन ऑफ मनी में पता क्या क्या आएगा, फंक्शन ऑफ मनी में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आप लेन देन कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू आता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आज सेव कर ले सकते हैं पैसे को और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ये भी फंक्शन ऑफ मनी है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ये भी फंक्शन ऑफ मनी है कि आज लोन लेके बाद में रीपे कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब किसी का मूल्यांकन कर देना पैसे से, तो वो तो हम करते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं उसे, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे 1 2 3 4 ये फंक्शन है मनी के, और ये प्रॉब्लम इन स्टोरेज ये फंक्शन नहीं है मनी का, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में बिलोंग नहीं, मतलब जो ग्रुप वन का जो पीरियोडिक टेबल है उसको बिलोंग नहीं करता, बताओ। बताओ क्यों, कौन है, ठीक है। अगर आपने ग्रुप वन को देखा होगा